हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पांडे विदाउट अ वाई। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से इंडिया पे टैरिफ्स लगाए हैं उसके बारे में, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एज इन्वेस्टर्स हमें क्या करना चाहिए और क्या हमें पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए यूट्यूब में आपको बतेरे कंफ्यूजिंग वीडियोस मिल जाएंगे जो बोलेंगे अरे ट्रंप ने ये कर दिया, ट्रंप ने वो कर दिया, आप ये करो आप वो करो, तो आप कंफ्यूज होते हो। सो मैं बहुत ही सिंपल और क्लियर कट तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि आपको क्या पता होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। सो अब हम बात स्टार्ट करते हैं टैरिफ्स के। अमेरिका ने 1 अगस्त से इंडिया पे 25% टैरिफ्स लगाए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो भी सामान इंडिया या इंडियन कंपनीज अमेरिका को सेल करती हैं, अमेरिका को बेचती हैं, उनमें उनको 25% टैरिफ देना पड़ेगा। इसका रीजन क्या बताया जा रहा है? तो ट्रम्प क्या बोल रहे हैं कि इसका रीजन ये है कि क्योंकि इंडिया में भी जो बाहर का सामान होता है उसमें बहुत ज्यादा टैक्सेस, बहुत ज्यादा ड्यूटीज लगती हैं, इसलिए हम भी सेम काम इंडियन गुड्स के साथ करेंगे। जो मतलब हमें क्योंकि बहुत ज्यादा टैक्स किया जाता है, हमें क्योंकि ड्यूटीज लगाई जाती है, इसलिए हम भी इंडियन गुड्स पे टैरिफ्स लगाएंगे। दूसरी एक और बहुत बड़ी चीज जो ट्रंप ने बोली है वो ये है कि इंडिया पे पेनल्टी भी लगेगी एक्स्ट्रा टैरिफ के ऊपर। वो पेनल्टी का अमाउंट नहीं डिस्क्लोज किया गया। टैरिफ तो 25% बता दिया गया, लेकिन वो पेनल्टी का अमाउंट नहीं डिस्क्लोज किया गया अभी। पेनल्टी लगाने का रीजन ये है कि भाई जो इंडिया रशिया के साथ डील्स करता है, ट्रेड डील करता है, इंडिया रशिया से जो ऑयल खरीदता है या फिर वेपन्स खरीदता है, मशीनरी खरीदता है, मिलिट्री मशीनरी खरीदता है, वो अमेरिका को बिल्कुल नहीं पसंद है। तो अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है ये डील्स जो है, सामान अपना हथियार वथियार इंडिया अमेरिका से खरीदे। तो इसलिए भी उन्होंने पेनल्टी और टैरिफ लगाए हैं। तो अब इंडिया के अगर स्टैंड पॉइंट से समझें, भाई क्यों ना खरीदे हम? जब रशिया हमारा इतना पुराना पार्टनर है, जब कोई साथ नहीं आया तब रशिया साथ देता है। उसके बाद जो हमको अच्छी डील मिलती है, वहां पे सामान भी सस्ता मिलता है, तो ऑब्वियसली हमें रशिया से खरीदना चाहिए। तो ये तो एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये टैरिफ और पेनल्टीज का देखिए क्या है कि एक ब्रिक्स करके एसोसिएशन है, मतलब 5 कंट्रीज हैं ब्रिक्स में, BRICS इनका एक्रोनिम है। तो बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। सो ये पांचों कंट्रीज क्यों साथ में आई है? कुछ टाइम पहले एसोसिएशन फॉर्म हुआ था। इनके साथ में आने का रीजन था कि भाई जो आप देखते हो ना कि अमेरिका की हर जगह मोनोपोली होती है, हर जगह दादागिरी करता है, जो मन करता है अमेरिका करता है। वो उस दादागिरी को कम करने, उस मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए ये पांचों नेशन साथ में आए थे। इनका एक और मोटिव था बहुत बड़ा, उसको बोलते हैं डी डॉलराइजेशन। मतलब डॉलर की जो इतनी ज्यादा ताकत बढ़ी हुई है, हर जगह आप देखो डॉलर चलता है, उसको कम करना है। कैसे? ये अपनी करेंसी फॉर्म करना चाह रहे थे ताकि डॉलर की इंपॉर्टेंस कम हो और इन लोग की करेंसी चले। तो भाई ट्रंप को, अमेरिका को ये भी नहीं पसंद आया। तो ये भी एक रीजन है कि पेनल्टी और टैरिफ्स इंपोज करने का। और अगर आप इंडिया या इन सब नेशंस के स्टैंड पॉइंट से समझें तो भाई क्या गलत है? हर जगह डॉलर की मोनोपोली क्यों चले, हर जगह अमेरिका की दादागिरी क्यों चले? तो ब्रिक्स फॉर्मेशन भी कोई गलत चीज नहीं है। तीसरा रीजन देखिए क्या है। तीसरा रीजन ये है कि अभी कुछ टाइम पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन हो गई थी, हल्का फुल्का लड़ाई हो गई थी। तो फिर बाद में वो लड़ाई रुक गई, सीज फायर हो गई। तो सीज फायर का रीजन था जो इंडियन ऑफिशियल्स ने या इंडियन जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन्होंने आपस में बात करी, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स से बात करी, उसकी वजह से सीज फायर हुआ। अब देखिए ट्रंप को क्या, उनको लाइमलाइट में रहना उसको हमेशा, ठीक है, उसको चाहिए कि भाई मुझे नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, मैं लाइमलाइट में रहूं, सारी न्यूज मेरे पास ऊपर ही रहे। तो ट्रंप ने क्या बोला, ये जो सीज फायर हुई है, जो या ये वॉर रुका, युद्ध विराम जो हुआ, उसमें उन्होंने कहा मेरा हाथ है, मेरी वजह से ये रुका, मैंने दोनों इंडिया और पाकिस्तान के से बातचीत करी और मेरी वजह से ये, मेरे इंटरफेरेंस की वजह से वॉर रुका। सो इंडिया ने ये चीज भी रिजेक्ट कर दी। इंडिया ने कहा नहीं, ये हम लोगों के आपसी बातचीत की वजह से वॉर रुका है। सो ट्रंप को ये भी बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उन्होंने टैरिफ और पेनल्टी इंडिया पे इम्पोज करी। अब देखिए कुछ कुछ इंडस्ट्रीज हैं स्पेसिफिक जिन पे ज्यादा असर होगा इन टैरिफ्स का। वो इंडस्ट्रीज जो सामान अमेरिका को बेचती हैं, जैसे कि आपका हो गया टेक्सटाइल हो गए, फार्मा हो गया, जेम स्टोन्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो ये तो मोटा मोटी देखिए न्यूज थी। अब हम समझते हैं कि इंडिया ने कैसे रिएक्ट किया, क्योंकि इतने में तो आप देख रहे हैं ट्रंप ही चिल्लाए जा रहे हैं, ये करो वो करो,
तो अब इंडिया का रिएक्शन हम समझते हैं क्या रहा है। देखिए इंडिया का रिएक्शन बहुत ही बैलेंस्ड और मैच्योर रहा है। इंडिया ने इतने सब जो ट्रम्प ने बोला गाया वाया जो भी है, उसके बाद भी इंडिया ने सिंपल रिएक्शन दिया। इंडिया ने बोला हम वही करेंगे जो हमारी कंट्री के लिए अच्छा होगा, हमारे बिजनेसेस के लिए अच्छा होगा, एमएसएमईज के लिए अच्छा होगा, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अच्छा होगा। और एक और चीज देखिए, अमेरिका एक और चीज ट्राई कर रहा था काफी टाइम से इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में आने का, ठीक है। तो देखिए क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, कृषि प्रधान देश है, ठीक है, तो इंडिया चाह रहा था उनके जो एग्रीकल्चर गुड्स हैं वो यहाँ बिके। तो वो अगर हो जाता तो देखिए तो बहुत गलत होता, क्योंकि यहाँ पे इंडिया को नुकसान हो जाता, क्योंकि इंडिया का पूरा सब कुछ एग्रीकल्चर से ही चलता है। तो इंडिया में जो प्रोड्यूस हो रहा है एग्रीकल्चरल गुड्स वगैरह जो भी सामान है वो डोमेस्टिक लेवल पे प्रोड्यूस हो रहा है। अगर अमेरिका के गुड्स यहाँ आ जाते तो बहुत ज्यादा नुकसान होता, और कोई गवर्नमेंट भी ये नहीं चाहती, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर से काफी ज्यादा वोट बैंक आता है। तो वो भी इंडिया ने परमिट नहीं किया कि अमेरिका का इंटरफेरेंस इंडिया के एग्रीकल्चरल सेक्टर में, तो वो भी अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो इंडिया का ओवरऑल रिएक्शन की मैं बात कर रहा था, बहुत ही अच्छा बैलेंस रिएक्शन था। अपने इंटरेस्ट में उन्होंने बोला हम जो भी करेंगे अपने लोगों के इंटरेस्ट में करेंगे। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट का रिएक्शन कैसा रहा है इस टैरिफ की न्यूज को लेकर। और आपका भी यही क्वेश्चन होगा कि भाई मार्केट ऊपर गया नीचे गया क्या हुआ। तो यही देखिए ये मेरा ट्रिक क्वेश्चन है। मैं आपको वो सब चीजें नहीं बताऊंगा जो हर जगह से आपको सुनने को मिल रही, चाहे वो गलत भी हो। तो देखिए मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको मार्केट का रिएक्शन जानना क्यों है। अगर आपको मार्केट का रिएक्शन क्या हुआ कैसे हुआ अपनी अंडरस्टैंडिंग अपनी जानकारी के लिए चाहिए तब तो बहुत सही है, कोई बात नहीं। लेकिन क्या होगा, हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे अच्छा आज ये हुआ मार्केट में, कल ये होगा, परसों ये होगा, ये करता हूं वो करता हूं, प्रिडिक्ट करने लगेंगे मार्केट को। और हमें वही बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि देखिए क्या हुआ, अभी कल टैरिफ्स अनाउंस हुए, कल मार्केट ने बहुत रिएक्शन नहीं दिया, काफी म्यूटेड परफॉर्मेंस रही, कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ। तो लोगों ने अपने ऑब्जर्वेशंस भी देना स्टार्ट कर दिए कि भाई ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो टैरिफ्स हैं इनके बारे में बहुत पहले से बातचीत चल रही थी, तो मार्केट ने ऑलरेडी एडजस्ट कर लिए थे अपने रिटर्न्स टैरिफ के हिसाब से, क्योंकि बहुत पहले से डिस्कशन चल रहा था। कुछ लोग बोल रहे थे क्योंकि टैरिफ्स एक्सपोर्ट्स पे लगे हैं और एक्सपोर्ट्स हमारी जीडीपी का बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आज क्या हुआ, आज मार्केट गिरा है। तो पॉइंट ये है, ये सब कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये सब सुनने में अच्छा लगता है जब हो चुका होता है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है, आपको ये मार्केट प्रिडिक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। अब अगला क्वेश्चन ये होगा या अगला पॉइंट ये है कि भाई अब एज इन्वेस्टर्स इतना ज्ञान तो दे दिया, सब न्यूज व्यूज क्या और ये सब बता दिया मैंने आपको। आपका अगला क्वेश्चन होगा इतना ज्ञान दे दिया, लेकिन एज इन्वेस्टर्स अब हम क्या करें। तो देखिए पहले तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब 5 साल, बेटर येट 7 साल या उससे ऊपर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो। इसका रीजन मैं बताता हूँ आपको क्यों। देखिए ये टैरिफ टाइप की जो सिचुएशन है ना, ये शॉर्ट टर्म सिचुएशन है। मतलब कि ये अगर आप अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे 7 साल प्लस के लिए, तो क्या होगा, इन सब सिचुएशंस का फर्क नहीं पड़ेगा, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में आपको सही रिटर्न्स मिल जाएंगे। ये सिचुएशन हुई थी, आपको शायद याद भी ना रहे। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे, लेट से आपने कहा अच्छा मैं 1 साल में पैसा निकालूं अपना 1.5 साल में, तो वहां पे इन सब सिचुएशंस का इम्पैक्ट पड़ता है। हो सकता है आप पैसा शॉर्ट टर्म में निकालोगे अगर अपना, तो आपको नुकसान होगा। इसलिए ये बहुत जरूरी चीज है याद रखने के लिए, जो हम लोग बहुत ज्यादा टाइम ओवरलुक भी करते हैं। आपको शॉर्ट टर्म के लिए ओवर कॉन्फिडेंस में आके पैसा बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको अपना होराइजन 7 साल प्लस रखना है, वो सबसे अच्छा सिनेरियो। 5 भी रख सकते हैं लेकिन 7 साल प्लस तो बहुत ही अच्छा सिनेरियो है। तो अगला सवाल क्या हो सकता है, अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन, कोई बोलेगा अच्छा मैं एसआईपी कर रहा हूं, तो अभी मैं एसआईपी कंटिन्यू करूं कि ना करूं अपनी। सो देखिए इसका तो बहुत ही सिंपल आंसर है, आपको अपनी एसआईपी बिल्कुल कंटिन्यू करनी है, बिल्कुल भी रोकनी नहीं है अपनी एसआईपी। उसका रीजन बताता हूं क्यों। देखिए एसआईपी में क्या होता है, आप हर मंथ इन्वेस्ट करते हो पैसा। किसी मंथ में मार्केट डाउन होगा तो आपको यूनिट सस्ते में मिलेंगी, किसी मंथ मार्केट अप होगा आपको यूनिट महंगे में मिलेंगी। तो ऐसे ही करते करते ना क्या होता है, जब आप एसआईपी करते हो तो इन सब चीजों का आपको फर्क नहीं पड़ता कि सस्ती ले लो महंगी, क्योंकि वो एवरेज आउट हो जाता है। तो आपको मार्केट वोलेटिलिटी का बेसिकली बहुत फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसलिए सीधा सीधा आंसर कि आपको एसआईपी 100% अपनी कंटिन्यू रखनी है, और पैसा निकालने का एसआईपी रोकने का स्टॉप करने का बिल्कुल भी नहीं सोचना है।
अच्छा, अब अगला एक पॉइंट हो सकता है कि कुछ लोग के पास लमसम अमाउंट पड़ा है, यानी मोटा पैसा पड़ा है। अब उनका रहेगा, तो ये हम मोटा पैसा इन्वेस्ट करें कि ना करें। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोच के चलना है। कैसे? आपको देखना है कि जहां भी आप पैसा लगा रहे हो, जिस भी इंडेक्स में लगा रहे हो, जिस भी फंड में लगा रहे हो, उसका क्या मतलब क्या सिचुएशन चल रहा है। आपको मोटा मोटा समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई अभी मार्केट डाउन है या ये फंड डाउन चल रहा है। ठीक है, प्रिडिक्ट आपको बिल्कुल नहीं करना है। फिर मैं बता रहा हूँ, जब आप देख रहे हो ठीक है थोड़ा डाउन चल रहा है, आप मोटा पैसा जो अपना लगाने की सोच सकते हो। बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूरा पैसा एक बार में मत लगा दो। वरना मान लीजिए आपने आज आपने देखा थोड़ा गिरा हुआ मार्केट, आपने लगा दिया पैसा अपना, और कल को और गिर गया, फिर क्या करेंगे? उसके बाद और गिर गया, फिर क्या करेंगे? आपका नुकसान हो जाएगा, राइट? तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको जो अपना मोटा पैसा है उसको आप 5 से 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। लेट से 5 लाख है आपके पास, या 6 लाख मान लेते हैं, तो 6 लाख को आप 6 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 1 लाख के पार्ट में डिवाइड कर दो। उसके बाद आप देखो कि मार्केट थोड़ा सा आपको कब गिरा हुआ दिख रहा है, उस दिन थोड़ा इन्वेस्ट कर दो। अब लेट से अगले महीने आपको दिखा अच्छा यहाँ गिरा हुआ, और इन्वेस्ट कर दो। इसलिए आप 5 6 महीने का जब होराइजन लोगे, उसमें इन्वेस्ट करोगे लमसम, तो आपको दिखेगा कि आपको बहुत लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। अगर आप एक ही दिन में कर दोगे, तो हो सकता है कि मार्केट वहां से काफी ज्यादा गिर जाए और आपको नुकसान हो जाए। तो लमसम में आपको यही ध्यान रखना है कि आपको इन्वेस्ट कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो, बट 5 6 पार्ट्स में डिवाइड करो। ओवर अ स्पैन ऑफ 5 to 6 मंथ्स कोशिश करो कि इन्वेस्ट करो। जहां जहां आपको दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा कम है, वो आपको लॉन्ग रन में फायदा करेगा। अब अगला पॉइंट क्या है कि कहाँ पैसा लगाए। ठीक है, देखिए मैं अपना बता रहा हूँ, मैं म्यूचुअल फंड्स प्रेफर करूंगा, मैं स्टॉक पिकिंग नहीं करूंगा। उसका रीजन बताता हूँ। देखिए ये मेरा काम नहीं है। ठीक है, अभी लेट अस से कल आज आपको दिख रहा है कि एक स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कल को कुछ हुआ वो नीचे चला गया, आप क्या करोगे? म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है, या फंड मैनेजर जो आपका है म्यूचुअल फंड का, उसको एक्सपर्टीज है, वो ये सब न्यूज पढ़ रहा है, उसको पता है कि कहाँ लगाना है, या वो अपने हिसाब से समझने की कोशिश करेगा कहाँ लगाना है। वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत सब कुछ समझ जाएगा, लेकिन एटलीस्ट मेरे से अच्छा समझ लेगा, क्योंकि उसके पास मेरे से ज्यादा टाइम है, उसका यही प्रोफेशन है। ठीक है, तो उसको पता होगा मेरे से अच्छा कि कौन से स्टॉक्स हैं। वो उन इंडस्ट्रीज को अवॉइड करेगा, उन इंडस्ट्री के स्टॉक्स को अवॉइड करेगा जहां पे जो इम्पैक्ट हुई है इस टैरिफ से। इसलिए एटलीस्ट मैं स्टॉक पिकिंग को अवॉइड करूंगा। अब देखिए, म्यूचुअल फंड्स में भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेक्टोरल फंड्स अवॉइड करो। मतलब वो फंड्स या वो म्यूचुअल फंड्स जो एक पर्टिकुलर सेक्टर के ही स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए टैरिफ से वो सेक्टर अगर इफेक्ट हुआ, लेट से हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, अगर उसके स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हो आप, उस सेक्टर के म्यूचुअल फंड में आप डाल रहे हो, तो फंड मैनेजर को उन्हीं स्टॉक्स में पैसा लगाना जरूरी है, क्योंकि वो सेक्टोरल फंड है। तो वो अगर सेक्टर पूरा डूबेगा, तो आपके स्टॉक्स भी पूरे खराब होंगे, आपका नुकसान होगा बहुत ज्यादा। तो इसलिए सेक्टोरल फंड्स अवॉइड करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एसेट एलोकेशन। अब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आप अपना सारा पैसा इक्विटी में नहीं डालोगे। देखिए इक्विटी मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में भैया आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हो यार, अरे बाप रे मैंने इतना पैसा डाला, 4 दिन बाद या 1 साल बाद इतना ही रह गया है। तो आपको वो हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आप एसेट एलोकेशन करो। मतलब आप सारा पैसा इक्विटीज में मत डालो, आप थोड़ा पैसा डेट में डाल सकते हो, जो इतना अनप्रिडिक्टेबल नहीं होते जितना इक्विटी होती है। आप थोड़ा गोल्ड में डाल सकते हो। गोल्ड में देखा गया है कि भाई मार्केट से कोई उसका खास कोरिलेशन नहीं है। तो और कई बार ऐसा भी हुआ है कि मार्केट जब नीचे गया गोल्ड ऊपर जाता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। जैसा मैंने बोला, कोई कोरिलेशन नहीं है मार्केट से। सो मार्केट क्या कर रहा है, गोल्ड अपना अलग परफॉर्मेंस करेगा। हो सकता है जब मार्केट वार्केट नीचे हो, डेट आपको स्टेडी रिटर्न देगा, डेट म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। सो आपको सुकून की नींद आएगी। तो इसलिए ये भी एसेट एलोकेशन भी इस केस में ही नहीं, हर केस में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, एक चीज होती है मल्टी एसेट फंड, जैसे मैंने बोला राइट, एसेट एलोकेशन। या तो आप इक्विटी में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो अपने अपने थ्रू। वो आपका एसेट एलोकेशन हो गया पर्सनल। मल्टी एसेट फंड क्या करते हैं, वो आपके बिहाफ में, आप एक ही फंड में पैसा डालोगे, बट वो आपके बिहाफ में गोल्ड में डाल देंगे, उसके बाद डिजिटल गोल्ड में, रियल एस्टेट में डाल देंगे, रीट्स में डाल देंगे पैसा, इक्विटीज में डाल देंगे। तो ये भी एसेट एलोकेशन कर देते हैं, एक फंड कर देगा ये आपके लिए। और पहले आप क्या कर रहे थे, आप खुद से अलग अलग फंड्स देख रहे थे, जो गोल्ड में लगाते हो पैसा, या फिर जो इक्विटीज में लगाते हो, जो डेट में लगाते हो। तो देखिए मैं एटलीस्ट अभी फिलहाल अपना बता रहा हूँ, मैं जो ये मल्टी एसेट फंड है इनमें नहीं इन्वेस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा
काफी रिसेंट आए हैं मार्केट में, नए फंड्स हैं, हो सकता है इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो, लेकिन मैं उन फंड्स में लगाता हूं जिनका कुछ टाइम का ट्रैक रिकॉर्ड हो। तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं अपने आप ही एसेट एलोकेशन करूं, इक्विटी फंड चूज करूं, डेट फंड चूज करूं और गोल्ड में लगाऊं। तो देखिए ये सब पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इनको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि आपके देखो चारों तरफ बहुत नॉइज आएगी, ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया, लेकिन ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया ये मोस्टली हर सिचुएशन में काम करेगा। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया। अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा जरूर चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहेंगे कि जो जो सिचुएशन हो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ताकि आप बिल्कुल भी गलतियां ना करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।